गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। एंड एज वी आर कंटिन्यूइंग आवर सिलेबस, एज वी आर मूविंग इन आवर सिलेबस, टुडे वी विल डू द सेम। आज भी हम वही करेंगे। टिल नाउ अभी तक हम लोगों ने वी हैव completed द फर्स्ट यूनिट इन योर ग्रामर पोर्शन. वी हैव ऑल्सो डन सम पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, कुछ हम लोगों ने ट्रांसलेशन भी कर लिया है। इन लिटरेचर सेक्शन वी हैव डन फर्स्ट 2 चैप्टर्स इन योर प्रोज एंड फर्स्ट पोइम। 2 चैप्टर्स हम लोगों ने प्रोज में कर लिए हैं और एक हमने पोइम कर लिया है। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो ये है। ओके, थोड़ा सा ग्रामर में या फिर आप कहें ट्रांसलेशन में हम लोग स्लो चल रहे हैं। कुछ जो है उसमें मिस्टेक्स आपकी हैं कि आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, कुछ मेरी हैं कि मैं उसे चेक नहीं कर पा रहा हूँ। बट अगर आप टाइमली करोगे, अगर आज आपको मॉर्निंग कोई अगर ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, अगर आप उसको रात तक नाइट तक भेज देते हो तो मुझे उसके टाइम चेक करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट डे क्लास के टाइम पे भेजोगे मैं चेक नहीं करूँगा उसे। ओके, फिर वो जो है वो लटक जाती है। आपके पास पूरा दिन होता है, 1 घंटे से ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाने में नहीं लगते हैं। 12 बजे तक आप फ्री हो जाते हो सारी क्लासेस से। 12 से लेके आपको रात के 9 बजे तक का टाइम होता है। आप उसमें 1 घंटा किसी समय निकाल लीजिए, ट्रांसलेशन बनाइए और भेज दीजिए मेरे पास। मैं आपको हैंड टू हैंड चेक करके दे दूँगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे भेजोगे देन मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, सो ट्राई टू बी रेगुलर इन योर होमवर्क एंड ट्राई टू बी रेगुलर इन योर क्लास ऑल्सो। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन नहीं रह पाते हैं। कोशिश करिए कि सबके संग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट कीप द प्रॉब्लम्स असाइड। अपने प्रॉब्लम्स को साइड में रखने की कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहें। ओके, क्योंकि एक बार अगर वो रह जाता है काम तो वो रह जाता है, फिर वो आपको रूटीन में नहीं आ पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारी सेकंड पोइम है। पोइम का नाम है हमारी द ट्री ब्यूटी। ब्यूटी, व्हाट इज़ ब्यूटी? वेन एवर दिस वर्ड केम इन आवर माइंड, वेन एवर दिस वर्ड केम ऑन आवर लिप्स, ओके, or whenever this word comes on our lips, a very beautiful picture comes before our eyes or comes in our mind. ये तो वह एक बहुत ही अच्छी पिक्चर, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर, एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग, अ वेरी गुड फीलिंग कम्स इन आवर माइंड। बहुत अच्छी सी फीलिंग हमारे मन में आ जाती है। ब्यूटी एक सिंगल वर्ड से। ओके, बट व्हाट रियली ब्यूटी इज़? आखिर सौंदर्यता है क्या? इफ़ a thing is beautiful for you, is this beautiful for me also? No. अगर कोई चीज़ आपके लिए खूबसूरत है तो क्या वो मेरे लिए भी खूबसूरत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, नहीं हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ आई लाइक अ थिंग, इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे नॉट लाइक दैट थिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेन मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, आपको पसंद नहीं आया। आपका उसका कलर कॉम्बिनेशन या उसका ग्रिप जो है पसंद नहीं आई, मुझे बहुत पसंद है, मुझे उससे बहुत लिखने में बहुत मज़ा आता है। एक पेंटिंग मुझे सामने टंगी हुई, एक जो पोर्ट्रेट है मुझे सामने टंगी हुई, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, आपको नहीं अच्छी लग रही है। सो ब्यूटी जो है, ब्यूटी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, उसका स्वरूप अलग हो सकता है, उसकी इमेज अलग हो सकती है, उसका अटायर अलग हो सकता है। ओके, तो इफ़ वी आर गोइंग टू डिफाइन ब्यूटी, हाउ कैन वी डिफाइन इट? अगर हम खूबसूरती को, अगर हम ब्यूटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, परिभाषित करने की कोशिश करें, तो उसे कैसे परिभाषित करेंगे? डिफरेंट पोइट्स, डिफरेंट पीपल हैव गिवन a number of definitions on beauty. बहुत पोइट्स ने, बहुत
लोगों ने जाने कितनी डेफिनेशंस दी हैं ब्यूटी के ऊपर। मुझे एक याद है, मैं आपको बता रहा हूँ वो, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बेहोल्डर। ब्यूटी जो है वो देखने वाले की नज़रों में होती है। मेरी नज़र में है कोई चीज़ खूबसूरत, आपकी नज़र में नहीं है, तो ये जो सौंदर्यता है ये हमारी नज़रों में होती है। ओके, तो एक चीज़ मेरे लिए ब्यूटीफुल है, आपके लिए नहीं है, एक चीज़ मेरे लिए अच्छी है, आपके लिए नहीं है। देन हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज़ ट्रू ब्यूटी? हम कैसे ये डिफ़ाइन करेंगे कि ट्रू ब्यूटी क्या है, असली सौंदर्यता क्या है? मेरे लिए कुछ अलग है, आपके लिए कुछ अलग है, ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर बात ट्रू ब्यूटी की आएगी, असली सौंदर्यता की आएगी, तो फिर वो हर एक के लिए होगी, हर एक के लिए समान होगी। आज नहीं तो कल आप उसको समझेंगे। ओके, दैट इज़ ट्रू ब्यूटी। So this is the poem that we are going to read today, that I am going to recite today for you. True Beauty, The True Beauty. थॉमस क्रीव की पोइम है ये, थॉमस क्रीव द ट्रू ब्यूटी, और इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले थॉमस क्रीव के बारे में जान लेते हैं। हु वॉज थॉमस क्रीव? थॉमस क्रीव कौन थे? आपको रेफरेंस में अपने लिखना पड़ेगा, तो इस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। थॉमस क्रीव 1598 to 1639 was the son of Sir Matthew Crewe. He was educated at Corpus Christ College, Oxford. He had a diplomatic career. He won the favor of Charles I and was appointed to his court. He may be called the inventor of Cavalier love poetry, which combined the sensual with the religious. He was under the influence of Ben Jonson and John Donne. His longest poem was his masterpiece, Is the Rapture, a fine love poem. He wrote a number of graceful songs and lyrics. His poems are generally sensual, but at times he rises above the sensual and gives a religious and spiritual note to his poems. He also wrote a number of graceful songs and lyrics. The True Beauty is one of them. His poems are highly musical. Okay, so this is all about Thomas Crewe. इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि थॉमस क्रू जो थे उनका जन्म 1598 में हुआ था, मृत्यु 1629 में हुई थी। ये जो टाइम था ये एलिजाबेथन एरा था। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे, अगर अंग्रेज़ी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे, तो उस समय जो इंग्लैंड में रूल था वो क्वीन एलिजाबेथ का था, क्वीन एलिजाबेथ का था। उसके बाद जो है जेम्स आए थे, किंग जेम्स आए थे, उसके बाद किंग चार्ल्स आए थे, चार्ल्स फर्स्ट। तो ये 3 जनरेशन्स, 3 राजाओं का युग, 3 राजाओं को देखा इन लोगों ने, इन्होंने थॉमस क्रू ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक। सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ बैठी थी गद्दी पे, 1601 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है किंग जेम्स बैठे थे, उसके बाद किंग चार्ल्स बैठे थे, और किंग चार्ल्स को ही जो है वो लिटरेचर में कैवेलियर पीरियड कहा जाता है। ठीक है, उनके नाम से कैवेलियर पीरियड है। तो ये जो क्या कहते हैं थॉमस क्रू थे, इनकी राइटिंग्स जो थी वो कैवेलियर पीरियड में ही रही होंगी, क्योंकि 98 में पैदा हुए थे, 28 से शायद उन्होंने लिखना शुरू किया होगा, 25-30 साल की उम्र से। ही वॉज एजुकेटेड एट कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में जो है कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। ही हैड ए डिप्लोमेटिक करियर, इनका जो करियर था वो राजनीतिक भी था, राजनीति से भी इनका ताल्लुक़ था। ही वन द फेवर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। अब ये चार्ल्स फर्स्ट जो है राजा का नाम है, यहाँ पे ये देखो, ये चार्ल्स फर्स्ट जो आया है ये राजा का नाम आया है। तो इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के फेवर्स को जीत लिया था। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट के इन्होंने फेवर्स को जीत लिया था। ठीक है, और एंड वॉज अपॉइंटेड टू हिज कोर्ट, और इनको उनके कोर्ट में अपॉइंट कर लिया गया था, इनको उनके दरबार में अपॉइंट कर लिया गया था। जैसे हम लोग के यहाँ अकबर बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे,
ऐसे ही वहाँ पे भी राजाओं के दरबार में जो है वो कवि हुआ करते थे, और इनको भी एक कोर्ट में जो है जगह मिल गई थी, इनको भी उसके दरबार में, चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में जगह मिल गई थी। ही मे बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ कैवेलियर लव पोइट्री। इनको कहा जा सकता है कि ये कैवेलियर टाइम की जो लव पोइट्री थी उसके इन्वेंटर थे, ठीक है। विच कंबाइंस द सेंसुअल विद द रिलीजियस, जिसमें मिलाया गया था सेंसुअल को रिलीजियस से, ठीक है। सेंसुअल को रिलीजियस से मतलब ऐसी चीज़ें जो इंद्रियों से जनित होती हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ अफेक्शन, दीज आर ऑल इमोशंस दैट आर क्रिएटेड, दैट आर जनरेटेड इन आर इंद्रीज। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि सेंसुअल हैं, इंद्रियों से जनित हैं। तो ऐसी जो इंद्रियों से जनित जो चीज़ें थी उसको रिलीजियस से कंबाइन किया था इन्होंने, थॉमस क्रीव ने। ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन एंड जॉन डन। ये दो पोइट थे उस समय के, दो राइटर और पोइट थे उसी समय के फेमस। तो उनसे क्या कहते हैं, ये इन्फ्लुएंस थे बहुत ज़्यादा, बेन जॉनसन से इन्फ्लुएंस थे और जॉन डन से इन्फ्लुएंस थे। हिज लॉन्गेस्ट पोइम एंड हिज मास्टरपीस इज़ द रैप्चर। इनकी जो सबसे बड़ी रचना थी और सबसे फेमस रचना थी वो रैप्चर नाम से थी, द रैप्चर नाम से थी, जो कि एक लव पोइम है और फाइन लव पोइम है। ही रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रेसफुल सॉन्ग्स लिखे, लिरिक्स लिखी। लिरिक भी एक टाइप की पोइट्री होती है। हिज पोइम्स आर जनरली सेंसुअल बट एट टाइम्स ही राइजेज अबव द सेंसुअल एंड गिव्स अ रिलीजियस और स्पिरिचुअल नोट टू हिज पोइम। इनकी पोइम्स हमेशा सेंसुअल होती थी, इंद्रियों से रिलेटेड होती थी, लेकिन कभी कभी वो सेंसुअल से ऊपर उठ जाती थी और रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल नोट हमें देती थी, ठीक है, नैतिकता की शिक्षा देती थी। ही ऑल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रेसफुल सॉन्ग्स और लिरिक लिखे। द ट्री ब्यूटी इज़ वन ऑफ देम। ट्री ब्यूटी भी उनमें से एक है। हिज पोइम्स आर हाईली म्यूजिकल। इनकी जो पोइम थी वो म्यूज़िक से भरी होती थी, मतलब पोइम्स में एक म्यूज़िक क्रिएट होता था, म्यूज़िक आता था, आवाज़ें जो लय होती थी, लयदार इनकी पोइट्री होती थी, पोइम्स होती थी, सॉरी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट थॉमस क्रीव। इसमें आपको रेफरेंस में लिखना पड़ेगा, रेफरेंस में आप लिख सकते हो कि जो पोइम है इसका स्ट्रेंजा आता है, तो दिस स्ट्रेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द ट्री ब्यूटी रिटन बाय थॉमस क्रीव, who was a cavalier poet and also and his masterpiece was the rapture। इतना आप लिख सकते हो अगर चाहो तो, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। आप अगर इसे पढ़ सकते हो पढ़ो, जान सकते हो जानो, ठीक है, क्योंकि अगर आगे जाके आपको हो सकता है इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि थॉमस क्रीव कौन थे। कैवेलियर पोइट थे ये, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखिए कैवेलियर, ये कैवेलियर लिखा हुआ है, इसके आगे आपको पोइट और लिखना है बस खाली। रिटन बाई आप लिखोगे दिस लाइन दिस स्ट्रेंजर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द ट्री ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस क्रीव अ कैवेलियर पोइट, कैवेलियर पोइट। बस इतना लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा हो गया हमारा थॉमस क्रीव के बारे में। थॉमस क्रीव के बारे में हमें इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। अब इसके बाद थीम क्या है, इस पोइम की थीम क्या है, इस पोइम का आखिर हम अगर एक दो लाइन में अगर हम इसकी पूरी जिस्ट जानना चाहें, सारांश जानना चाहें, तो वो क्या है, वो है The beauty of physical charms decays with the passage of time, but the beauty of character, mind and soul last forever। बहुत देखिए पूरा इसमें सारांश है ये, इसी के ऊपर, इन दो लाइनों के ऊपर आप अपना सेंट्रल आइडिया बेस कर सकते हो। इन दोनों में से कोई दो, ये दो स्ट्रेंजाज हैं उसमें, इस पोइम में दो स्ट्रेंजाज हैं, दो स्ट्रेंजा में से कोई भी स्ट्रेंजा आ जाए उसका एक्सप्लेनेशन जब आप लिखोगे तब भी इन दो लाइनों के ऊपर बेस करके लिख सकते हो। क्या कहा है उसने,
द ब्यूटी ऑफ फिजिकल चार्म्स डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो ब्यूटी है फिजिकल चार्म्स की, ठीक है, फिजिकल मतलब रिलेटेड टू बॉडी, और बॉडी जिसको कि हम छू सकें, देख सकें, ठीक है, एब्सर्ड ना हो, जो कि ठोस रूप में हो। अब बॉडी किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपकी साइकिल, आपकी स्कूटी, आपकी कोई बहुत प्यारी सी ड्रेस, ठीक है, आपके घर का कोई बहुत प्यारा आर्टिकल, कोई फ्लावर पॉट, कुछ भी, वो क्या है, वो फिज़िकल ब्यूटी है। फिज़िकल ब्यूटी मतलब उसकी एक शेप है, ठीक है, उसकी एक शेप है, उसका एक आकार है, वो आपको दिख रही है, आप उसे छू सकते हो। ओके, दिस इज कॉल्ड फिजिकल ब्यूटी। सो द ब्यूटी ऑफ फिजिकल चार्म्स डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है, ऐसे ऐसे जो फिजिकल ब्यूटी है जो फिजिकल चार्म्स की, शारीरिक सौंदर्यता की, ठीक है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, मिट जाती है। आपकी बहुत अच्छी ड्रेस आप खरीद के लाए हो आज, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, एक बार पहनोगे, 2 बार पहनोगे, धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर तक आते आते वो पुरानी हो जाती पुरानी। उसकी जो चमक है, उसकी जो शाइन है, उसकी जो ब्यूटी है, वो बेकार हो जाती है। आज हम कोई नया व्हीकल खरीदते हैं, बहुत उसे पोंछ पाँच के रखते हैं, ठीक है, डस्टिंग करते हैं उसकी, धोते हैं उसे, ऑयलिंग करते हैं उसकी। धीरे धीरे साल 2 साल बाद क्या वो उतनी नई रह पाती है? क्या उसकी उतनी वैल्यू रह पाती है? नहीं। इसी तरीके से हमारे जो फिज़िकल चार्म्स हैं, हमारी जो फिज़िकल ब्यूटी है, आज हम जो हैं अपने आप को शीशे में देखते हैं, बहुत निहारते हैं, इधर साइड से देखते हैं, इस साइड से देखते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप देखिए एक 80 साल की लेडी को, क्या उसमें वो फिज़िकल चार्म्स, क्या उसमें वो ब्यूटी बचती है? नहीं। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये जो फिज़िकल चार्म्स हैं, ये डिके होते जाते हैं, ये ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ। बट द ब्यूटी ऑफ करेक्टर, माइंड एंड सोल लास्ट्स फॉर एवर। लेकिन जो ब्यूटी है आपके करेक्टर की, आपके माइंड की, आपके सोल की, ये कभी भी नहीं मिटती। आज भी आप पढ़ते हो कालिदास के बारे में, हिंदी में आप भी पढ़ते हो तो तुलसीदास के बारे में, रसखान के बारे में, रहीम के बारे में, वो क्या है, वो उनकी ब्यूटी उनकी बॉडी की ब्यूटी नहीं है, वो चार्म्स उनकी बॉडी के चार्म्स नहीं है, वो चार्म्स हैं उनकी नॉलेज के, उनकी राइटिंग्स के, उनके सोल के, जो आज तक जीवित हैं, आज तक हम उन्हें पढ़ रहे हैं। दे आर इमॉर्टलाइज्ड बाय देयर वर्क्स। अपने काम के द्वारा, अपने सौंदर्यता के द्वारा, अपने उस काव्य सौंदर्य के द्वारा वो अमर हो चुके हैं। तो वो जो ब्यूटी है आपके माइंड की, आपके सोल की, आपके कैरेक्टर की, वो हमेशा टिकी रहती है, वो हमेशा एवर लास्टिंग होती है, वो इमॉर्टल होती है, वो कभी डिके नहीं हो सकती, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन जो व्यक्ति, जो इंसान फिज़िकल ब्यूटीज़ के पीछे भागते हैं, जो व्यक्ति आर्टिफिशियल चार्म्स के पीछे भागते हैं, ठीक है, वो जो है, वो ब्यूटी जो है वो रियल ब्यूटी नहीं होती, वो ट्रू ब्यूटी नहीं होती, बल्कि वो आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है। और उनका जो भागना है, उनका जो पीछा करना है, उनकी जो फॉलोइंग है, वो वहीं पे रुक जाती है जहाँ पे वो चार्म्स जो है वो डिके होने लगते हैं, जो ब्यूटी जो है वो डिके होने लगती है, जो सौंदर्यता है वो ख़त्म होने लगती है। जैसे जैसे सौंदर्यता ख़त्म होती जाती है, वैसे ही वैसे उनकी जो फॉलोइंग है वो भी ख़त्म होती जाती है, वैसे ही वैसे उनके जो डिज़ायर्स हैं वो भी ख़त्म होते जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक ट्रू ब्यूटी का फॉलोअर होता है, सच्ची सौंदर्यता का फॉलोअर होता है, उसकी फॉलोइंग कभी ख़त्म नहीं होती,
उसका पीछा करना कभी ख़त्म नहीं होता, उसके जो डिज़ायर्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, उसका जो लव है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ओके, सो जितना इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने शब्दों में उतना एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये कोई बहुत छोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है डिस्कशन का, ठीक है। ब्यूटी आप कोई सी ब्यूटी ले सकते हो, किसी भी टाइप की ब्यूटी ले सकते हो, ठीक है। आप एक फ्लावर पॉट की ब्यूटी ले सकते हो, आप एक फ्लावर की ब्यूटी ले सकते हो, आप एक बर्ड की ब्यूटी ले सकते हो, आप एक आर्टिकल की ब्यूटी ले सकते हो, आप एक लेडी की ब्यूटी ले सकते हो, किसी भी चीज़ की, जो जितनी फिज़िकल चीज़ें, जितनी स्थूल चीज़ें इस संसार में उपस्थित हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका एक आकार है, वो कभी भी हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती। वो टाइम के साथ डिके होनी ही होनी है। जो हमेशा के लिए कायम रहेगा, जो हमेशा के लिए इमॉर्टल रहेगा, जो ट्रुथ है, वो क्या है? वो है आपकी इनर क्वालिटीज़। वो कनिंगनेस नहीं है, बल्कि वो आपके कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हैं। हेल्पफुलनेस, हॉस्पिटैलिटी, मर्सीफुलनेस, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इमॉर्टल बनाती हैं। ओके।